तो पंजाब में जहां नए मुख्यमंत्री पर मंथन चल रहा था, वहीं योगी आदित्यनाथ ने 2022 के यूपी चुनाव में जीत का ऐलान कर दिया। योगी ने दावा किया बीजेपी इस बार 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। योगी के इस दावे के पीछे उनकी 4.5 साल की मेहनत है, जिसका आज रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो सब कुछ क्या उन्होंने कर दिखाया, देखिए ये रिपोर्ट। साढ़े 4 साल में उत्तर प्रदेश कितना बदला, क्या क्या बदला, क्राइम रेट में कितनी गिरावट आई, विकास का ग्राफ कितना चढ़ा, किसानों के लिए कितना सरकारी खजाना खोला गया और कैसे कोरोना में राज्य को बचाया गया। सारे सवालों के जवाब किसी और से नहीं बल्कि सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानिए। योगी सरकार ने जनता के बीच अपने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 2017 के चुनाव से पहले यूपी कैसा था और 2021 में उत्तर प्रदेश की कैसी तस्वीर है, पॉइंट टू पॉइंट सीएम योगी ने समझाया। लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी घोषणाओं को सरकार ने पूरा किया है। मैं चाहूंगा कि हमारा विपक्ष के मित्र पढ़ने की आदत अगर होती, हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में बैठ करके हमारे जो प्रशिक्षण शिविर लगते थे उसमें आकर कुछ सीख लेते, कुछ सद्बुद्धि आती, प्रदेश के बारे में एक सोच पैदा होती। एक वायदों को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था, सरकार ने उसे पूरा किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को अपने फैसलों, अपने कार्यकाल में हुए कामों पर इतना भरोसा है कि वो सार्वजनिक मंच से 350 सीटों का ऐलान कर रहे हैं। 4.5 साल में यूपी में कितना विकास हुआ, मुख्यमंत्री ने इसका बाकायदा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या लिखा गया, उसके एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ का विश्लेषण जरूरी है। जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई थी। आए दिन राज्य में कहीं ना कहीं दंगे की खबर आती थी। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। ये वही यूपी था जहां पर अपराधी बेखौफ घूमते थे और पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी। और अब ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अपराधी पुलिस के डर से खुद ही सरेंडर करने चले आते हैं। इन 4.5 साल में यूपी में कैसे अपराध पर नकेल डाली गई, आंकड़ों से समझिए। योगी सरकार के दौरान माफिया के महलों पर बुलडोजर चला, 1866 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। डकैती की वारदात में 70.1% की कमी आई। हत्या के मामलों में 69.3% की कमी हुई। रेप के केस 52% कम हुए। अपहरण के केस में 35.3% की कमी आई। बलवों के केस 33% कम हुए। इस दौरान 150 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। 3427 क्रिमिनल मुठभेड़ में घायल हुए।
44,759 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया। 11,864 इनामी क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में जो सुधार आया है वो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी नजर आता है। लेकिन यूपी की एक और इमेज बनी हुई थी। जो भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठता था वो अपने लिए आलीशान बंगला जरूर बनवाता था, मगर योगी ने यह रिवाज भी बदल दिया और विपक्ष को सुशासन का अर्थ भी समझाया। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,08,495 घरों का निर्माण हुआ। मुसहर वर्ग, वनटांगिया वर्ग और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50,602 आवास मिले। वरासूत अभियान के जरिए जमीन से जुड़े 13,52,210 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। पिछले 15 साल से यूपी से नौकरी और रोजगार के लिए पलायन बहुत हो रहा था। ऐसे में योगी सरकार के सामने युवाओं को नौकरी, रोजगार देना बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चुनौती में योगी सरकार कितनी खरी उतरी? जवाब सीधे मुख्यमंत्री से। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी, वर्षों से लंबित थी, क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था। और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति मिली। 2.16 हजार करोड़ का लोन देकर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। योगी सरकार में युवाओं को रोजगार मिला तो आस्था को सम्मान। यह हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। काशी विश्वनाथ धाम, चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम, ब्रज क्षेत्र के विकास की जो एक नई तस्वीर सामने आ रही है। नेमिष, सुखतीर्थ, बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास की योजना,
या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन केंद्रों के, आस्था के केंद्रों के विकास की एक व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। यह आस्था का सम्मान है। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में हर विभाग, हर सवाल का आंकड़ों के साथ जवाब दिया गया है। 4.5 साल के शासन के दौरान 15,286 किलोमीटर नई सड़कें बनी, 14,471 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 3,49,274 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, 925 छोटे बड़े पुलों का निर्माण हुआ, 124 लॉन्ग ब्रिज बनकर तैयार हुए, 355 स्मॉल ब्रिज का काम प्रगति पर है, 54 रेल फ्लाईओवर का काम जारी है। योगी सरकार में गांव को शहरों से जोड़ा गया, शहरों को दुनिया से जोड़ने का काम भी लगातार जारी है। 10 महानगरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू हुए, पहली बार प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास हुए, 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम जारी है, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी प्रस्तावित की गई, 5 एक्सप्रेसवे का काम प्रगति पर है। योगी सरकार को घेरने के लिए किसान आंदोलन का राजनीतिक सहारा लिया गया, लखनऊ को दिल्ली जैसे घेरने का ऐलान तक हुआ। योगी सरकार की छवि किसान विरोधी बनाने की साजिश रची गई, लेकिन सारे प्लान नाकाम रहे, क्योंकि योगी सरकार में किसानों को जितना फायदा मिला उतना पिछली किसी सरकार में नहीं मिला। 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया। 86 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए, किसानों के 36,000 करोड़ कर्ज माफ हुए, गन्ना किसानों को 1,44 लाख का भुगतान हुआ, एमएसपी में 2 गुना बढ़ोतरी हुई, पीएम निधि से 37,388 करोड़ का भुगतान किया गया, 2,53,98,000 किसानों को भुगतान मिला, किसानों को 2,376 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी गई, 45 कृषि उत्पाद मंडियां शुल्क से मुक्त हुई, 220 मंडियों का आधुनिकीकरण हुआ। यूपी में महिला सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। योगी के सीएम बनने के बाद सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ, सिटी बस में कैमरा पिंक पेट्रोलिंग शुरू की गई, मुस्लिम महिलाओं को बगैर महरम हज जाने की सुविधा मिली, बेटियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने 4.5 साल की सरकार का लेखा जोखा पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड पे एक एक सवालों का जवाब है कि किस तरह से सरकार ने यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 1900 करोड़ की संपत्ति जो माफिया अपराधियों की थी वो या तो जब्त कर दी गई या उसे गिरा दिया गया। इसी तरह जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, कैसे घर घर तक पहुंचाया, कैसे बिजली दी, कोरोना के टाइम पे किस तरह से कोरोना के टेस्ट हुए, किस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बना, सबका इस पे जिक्र है। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल की रिपोर्ट पेश कर रहे थे, उनकी एक एक बात को बड़े गौर से विपक्ष सुन रहा था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, वैसे ही अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैक टू बैक 2-2 ट्वीट किए, योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को झूठा बताया और योगी सरकार की नंबर 1 कमियों को गिनाना शुरू किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया ये आंकड़े कहां से आए, ये सर्वे कब करवाया गया। मायावती ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में आलोचना की। उन्होंने कहा बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की 16 पेज की रिपोर्ट को 16 आने झूठ करार दिया और ऐलान किया कि बीजेपी के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, जनता के बीच इनकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियां एक्शन में आ गई हैं।
एक तरफ ब्राह्मण पॉलिटिक्स हो रही है तो समाजवादी पार्टी का दलित संवाद भी जारी है। यूपी के 9 जिलों में समाजवादी पार्टी का दलित संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव दलित संवाद करेंगे। कार्यकर्ता दलित लोगों से मिलेंगे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा बताएंगे और साथ में योगी सरकार की खामियां भी दलितों को बताएंगे। ये कार्यक्रम 27 सितंबर तक चलेगा। दलित संवाद कार्यक्रम की जिम्मेदारी लोहिया वाहिनी को दी गई है। समाजवादी पार्टी के दलित संवाद के पीछे दलित वोट बैंक है, जिसके जरिए अखिलेश अब सत्ता का रास्ता तलाश रहे हैं। यूपी में अखिलेश का नया समीकरण समझिए। 19% मुसलमान हैं, 9% यादव हैं, यानी टोटल 28%। वहीं 13% ब्राह्मण के साथ 20% दलित वोट यानी 33% वोट। अखिलेश यादव दलित संवाद के जरिए सीधे सीधे मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझना जरूरी है कि मायावती का वोट बैंक क्या है। यूपी में दलित वोट 21% हैं। इनमें से जाटव वोटर्स करीब 11% हैं, जो मायावती का सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसे मायावती का कोर वोट कहा जाता है। इसके अलावा पासी, वाल्मीकि, खटीक समेत 60 जातियों के करीब 7% वोट है। समाजवादी पार्टी ने दलित वोट को अपनी ओर मोड़ने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। जिन जिलों में दलित आबादी ज्यादा है वहां पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा पर समाजवादी पार्टी का दलित संवाद आयोजन है। अखिलेश बहुत सोच समझकर नई नई रणनीति, नए नए समीकरण तैयार कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की हर राजनीति की काट बीजेपी के पास पहले से मौजूद है। वाराणसी में बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद सीएम योगी शामिल हुए। हमारी सरकार ने इसीलिए आने के तत्काल बाद कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छुट्टी नहीं, बल्कि हर कार्यालय में, हर विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बड़े बड़े फंक्शन होने चाहिए। पता तो लगना चाहिए बाबा साहब का योगदान क्या है समाज के लिए। हम छुट्टी करके लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान से दूर करते हैं, हर संस्था में हो। और हमने कहा हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी फोटो लगना चाहिए, उनकी तस्वीर लगाओ। लेकिन यूपी की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है, जो करीब 40 से 42% है। इसी आबादी के वोट की ताकत 2022 के चुनाव का नतीजा तय करेगी। ऐसे में पिछड़ा वर्ग का दिल जीतने की कोशिश समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक हर कोई कर रहा है। लखनऊ में 4.5 साल सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। पहले वो हनुमानगढ़ी गए, यहां पूजन और आरती की, रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में बीजेपी ने 2 दिवसीय ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की है, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर उन्होंने बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करने का सरकार का लक्ष्य है। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र यही है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, तुष्टीकरण के बाद उस राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त भी करेंगे। ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के गौरवान्वित इतिहास को याद किया गया। याद करिए, वे कौन लोग थे जिन लोगों ने 11वीं सदी के उस पराक्रमी महापुरुष को भुला दिया था, महाराज सुहेलदेव को। महाराज सुहेलदेव नहीं होते 10वीं 11वीं शताब्दी में जिस तरीके से विदेशी आक्रांता भारत में घुस करके भारत को, धर्मस्थलों को, भारत के मान बिंदुओं को रौंद रहे थे, तोड़ रहे थे, भारत की आपसी विभाजन की स्थिति जिस रूप में थी, क्या स्थिति होती? क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच पाती? क्या भारतीयता बची रह पाती? क्या हमारी धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रह पाती? लेकिन महाराज सुहेलदेव ने उस समय यहां के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट किया, पूज्य संतों के आशीर्वाद से उन्हें एकजुट किया
और उस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा, विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक भारत पर हमला करने का जरूरत नहीं कर पाए, इतना दुस्साहस नहीं हो पाया। अगर महाराज सुहेलदेव को समाज ने उस समय उसी रूप में स्मरणीय बनाकर के आदर्श के रूप में आगे रखा होता, आने वाले कालखंड में भी कोई विदेशी आक्रांता भारत में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाता। और ओबीसी मोर्चा, मुझे लगता है अलग अलग जाति से जुड़े हुए लोग होंगे, याद करना, ये जातियां नहीं है, ये अग्रिम मोर्चे के लड़ाके हैं हिंदू समाज के, अग्रिम मोर्चे के। ओबीसी वोटों को लुभाने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, कन्नौज और रायबरेली में सम्मेलन चलेगा। समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन व सामाजिक न्याय यात्रा का तृतीय चरण प्रारंभ हो रहा। इससे पहले पूर्वांचल गए, बुंदेलखंड गए और अब ये पश्चिम में यात्रा जा रही है। सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य है कि समाज के लोगों को न्याय मिले, उनको जो हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है संविधान में वो मिले। जिस तरह से विपक्ष चुनाव से पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, उससे साफ है योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। 4.5 साल के दौरान योगी पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश की छवि जैसे बदली है उसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है।